हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिसेस एंड मिस्टर नॉलेज। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम किस तरीके से स्मार्ट प्लान कर सकते हैं 2026 को टारगेट करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले यूपीएससी ने जो एग्जाम कैलेंडर आउट किया है उसके अंदर प्रीलिम्स डेट, मेंस डेट एंड रिजल्ट, उसका हम थोड़ा आइडिया लगाते हुए चलेंगे जिससे हमारे स्मार्ट स्ट्रैटेजी के लिए हमारे पास कितना टाइम बचा है वो डिस्कस कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर रिटर्न है 14 जनवरी को फॉर्म आपके आउट हो जाएंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए होंगे और इसकी लास्ट डेट जो होगी फिल करने की वो 3 फरवरी रहेगी। 24 मई 2026 में आपका प्रीलिम्स होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जून मिड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का। इसी के बाद आपका 21 जून 2026 में मेंस होगा। तो ये तो आपकी फॉर्म आउट से लेकर के मेंस तक की डेट डिस्कशन थी। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं हमारे टारगेट्स। तो हमारे टारगेट्स 2026 के लिए कुछ इस तरीके से रहेंगे। जो हमारे डिफिकल्ट या चैलेंजिंग पार्ट है उसको हम एज ए टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा चैलेंजिंग पार्ट जीएस है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट या फिर चैलेंजिंग पार्ट लेकर के चलेंगे। तो जीएस ऑप्शनल, सी सैट एंड करंट अफेयर। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी करंट अफेयर को। तो करंट अफेयर जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि हमें करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए 12 to 15 मंथ्स का पता होना चाहिए, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। आप 2026 को अगर टारगेट लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब आपको प्रीलिम्स के लिए 1 जैन 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक का प्रिपेयर करना होगा। अगर आप मेंस देते हैं, मेंस मतलब जब भी आपका मेंस होगा अगस्त में, तो आपका टारगेट 15 to 18 मंथ्स का करंट अफेयर प्रिपेयर करना होगा। करंट अफेयर के लिए स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट यही है, डेली करंट अफेयर ना करके आप डेली करंट अफेयर ना करके आप वीकली या मंथली कर सकते हैं। और जब आपका एग्जाम पास हो तो आप क्या करेंगे, एंड टाइम पे आप ईयरली करंट अफेयर का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है तो मैं यही बोलूंगी कि करंट अफेयर को डेली करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। इसके अलावा रिवीजन जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा करें, क्योंकि देखिए जब आप करंट अफेयर को डेली बेसिस पे करोगे तो आपके पास रिवीजन के लिए तो टाइम बचेगा नहीं। डेली करंट अफेयर करने पे आपका रिवीजन के लिए कोई टाइम नहीं बचेगा। और जितना कम आपके पास करंट अफेयर होगा, जितना कम आपके पास लिखा होगा, उतना ज्यादा रिवीजन कर पाएंगे। तो मेरा बेस्ट जो सजेशन होगा वो यही होगा कि आप वीकली करें। वीकली करने से आपको ये फायदा होगा कि रिवीजन ज्यादा से ज्यादा आप कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है सी सेट। तो सी सेट में आपको मैथ्स लेके चलना पड़ेगा। ये मैं बिगिनर्स के लिए बोल रही हूँ, जो बिगिनर्स है उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो आपको टारगेट जिनको मैथ्स आती है, जो पहले से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुके हैं, या मैथ्स उनके लिए नॉर्मल है या रीजनिंग नॉर्मल है, वो तो ऐसा कर सकते हैं कि हम वो मैथ्स या रीजनिंग को, जिनकी मतलब बेटर है, वो तो मैथ्स या रीजनिंग को दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो बिगनर्स है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो अपना साथ साथ ही करते रहेंगे, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करने के साथ साथ ही से कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। मैथ्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। वीकली मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। पीवाईक्यू जितना हो सके लगाते रहें ताकि आपको ट्रेंड का पता चल जाए कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। इसके अलावा कट ऑफ आपको इतनी प्रिपरेशन करनी है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। और कट ऑफ आपको पता है 66 मार्क्स से होती है क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम जीएस की बात करेंगे। तो जीएस को डिस्कस कर लेते हैं। जीएस का मतलब है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन मतलब जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज में आपको 4 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। मतलब 4 इंपॉर्टेंट फोकस्ड पार्ट्स हैं जिन्हें हमें, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब से टारगेट करते हुए चलना है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट मंथ जो होगा वो अगस्त मिड टू दिसंबर 31 होगा, ठीक है। और इसके अंदर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे कुछ 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 to 7 होंगे। ये 7 8 जो है ना ये एक्स्ट्रा है, बट 6 मेन सब्जेक्ट्स है जिनको हमें फोकस करके चलना है। अगर आपने ये 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब आप रिवीजन, इन्हें कंप्लीट करते ही आपका सिलेबस ऑलमोस्ट डन हो चुका है और आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, इन जो अब मेंशन जो मंथ है ना, इसमें आपको जो कंप्लीट करना है अगस्त टू दिसंबर में जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं वो कुछ ये हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं ये। हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री भी आपको करनी ही है, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास भी करना है। इसके बाद पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड इसके साथ साथ साइंस एंड टेक, ठीक है। ये कुछ 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके प्री के लिए भी एंड मेंस के लिए भी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस में आपके जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स होते हैं।
तो इस अकॉर्डिंग आपकी मोस्टली प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपके मेन मंथ है, मंथ्स होंगे आपके, और इसी में आपकी प्रिपरेशन होगी। तो आप इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? तो जब आप इसे स्टार्ट कर रहे होंगे तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। मैंने इसके लिए बुक लिस्ट डाल रखी है, बुक लिस्ट भी डाली हुई है, और एनसीईआरटी किस क्लासेस की करनी है आपको, ठीक है, किन क्लासेस की करनी है वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं जा करके, ठीक है, तो आपको हेल्प मिलेगी। बट हाँ, मैं ये बोलूंगी कि एनसीईआरटी 9 to 12 की लेके चले, ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए तो आप 6 to 12 तक करें, ठीक है। तो स्टार्टिंग आप एनसीईआरटी से ही करें, फर्स्ट नंबर पे आप एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करें। और एनसीईआरटी का मैं बोलूंगी, एनसीईआरटी का नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर नहीं करना है। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग बोलते हैं कि नोट्स प्रिपेयर करो, नोट्स प्रिपेयर करो। कोई मतलब नहीं है नोट्स बनाने का। एनसीईआरटी वैसे ही नोट फॉर्म में उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसे आप सिर्फ हाईलाइट करके ही काम चला सकते हो। इसको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। बेटर ये होगा कि एनसीईआरटी आप जितनी जल्दी कंप्लीट कर सके, समझ कर सके, अंडरस्टैंडिंग पावर अपनी अच्छे से बना करके अपनी स्टैंडर्ड बुक को स्टार्ट करें, ठीक है, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मैंने जो सजेशन दी है वो ये है, एनसीईआरटी है ना, इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, अंडरस्टैंडिंग बनानी है आपको, ठीक है। उसके बाद देन आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना है, ठीक है। ज्योग्राफी दोबारा बोलूंगी मैं, ज्योग्राफी के लिए एक सेकेंड, ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी काम आएगी, इसीलिए इसे याद रखना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो इसकी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो ज्योग्राफी की, या फिर आप इसकी एनसीईआरटी कंप्लीट करो, ठीक है। ये जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, मैंने जो 6 सब्जेक्ट्स बोले हैं, इसके कंप्लीट होने के बाद अपनी स्टार्ट रिवीजन कर देना। और रिवीजन के लिए 1, 7 और 21 इस टूल से आप रिवीजन करना। मतलब फर्स्ट डे आपने कंप्लीट किया टॉपिक, ठीक है, 7th डे रिवाइज कर लेना एक बार, लास्ट रिवीजन जो है अपनी वो 21st डे को कर लेना, ठीक है, टोटल मिला करके आपकी जो भी होती है, जितना भी टॉपिक आप कंप्लीट करते हो, ठीक है। इसके अलावा जो 6 सब्जेक्ट्स की रिवीजन है वो दिसंबर में आप अपनी स्टार्ट कर देना, ठीक है, रिवीजन स्टार्ट कर देना। और इसमें मैंने साइड बाय साइड लिखा हुआ है, सी सेट करना है आपको। फोकस मैंने आपको बताया था, इसमें सी सेट में मैथ्स में करना है, ठीक है। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ तो वीकली करना है, और वीकली करके मेंस की प्रिपरेशन आपकी होती रहेगी ऐसे ही साथ साथ किसकी, ऐसे की, ठीक है। ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है, सॉरी, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग की आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। मतलब आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है मेंस का, उसकी प्रिपरेशन आपकी साइड बाय साइड कैसे होगी, जब आप करंट अफेयर करोगे तो उसके अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं जो कि मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उसे जब लिखोगे तो उसका कुछ कनेक्शन आपकी स्टैंडर्ड बुक्स या एनसीईआरटी से होगा, है ना। तो ये आपकी हेल्प करेगा। कुछ क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के निकाल लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जैसे निकालोगे तो उसके बाद ये हो जाएगा कि आपकी कुछ प्रिपरेशन होती जाएगी, है ना। जैसे आर्टिकल्स आ गए, है ना, करंट अफेयर में, तो आप उसको एज ए आंसर राइटिंग क्वेश्चन लिख करके आंसर राइटिंग करते जाओ, इसकी प्रिपरेशन होती जाएगी, ठीक है। नोट्स बनाने हैं, बट वीकली नोट्स बनाने करंट अफेयर के, डेली बेसिस पे नहीं बनाने हैं। क्लियर है मेरी बात? आपका ये तो था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो है आपका, सेकंड में आपको करना है एथिक्स ऑप्शनल इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो ऑप्शनल का मैं बताती हूँ पहले। एथिक्स, आईआर, इनको आप कब करोगे? दिसंबर तो आपका हो गया, जैन टू मार्च तक आपको ये कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और जनरल साइंस, जनरल साइंस, एथिक्स एंड आईआर, इसके साथ साथ ऑप्शनल। ऑप्शनल में मैंने ना इसे हाईलाइट किया हुआ है कि सितंबर में आप अपना ऑप्शनल स्टार्ट कर सकते हैं और मार्च तक इसे आराम से कंप्लीट कीजिए, इसके लिए आपके पास इनफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगी कि फरवरी के एंड तक, एंड ऑफ द फरवरी आप इसे कंप्लीट कर लें। इसके बाद आपके पास मार्च का पूरा टाइम होगा कंप्लीट रिवीजन के लिए, जो भी आपने किया हुआ है। और 6 सब्जेक्ट्स प्लस जो 3 या 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इन 10 सब्जेक्ट्स का रिवीजन के लिए आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास टाइम बचता है अप्रैल एंड मई। एक बार इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ, मैं बता देती हूँ। रिवीजन आपको स्टार्ट कर देनी है कब? आफ्टर दिसंबर। ये रिवीजन में किसकी बात कर रही हूँ? रिवीजन ये आपकी सब्जेक्ट वाइज बोल रही हूँ मैं आपको, सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि ये 1, 7 और 21 वाला जो मैंने रूल बताया था, मैंने टॉपिक के लिए बताया था, ठीक है, वो तो करते ही रहना है। लेकिन ये मैं सब्जेक्ट वाइज आपको रिवीजन बता रही हूँ कि आपको दिसंबर में अपनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और ये जो अपने एथिक्स, जनरल साइंस एंड आपका ऑप्शनल एंड आईआर है, इसकी रिवीजन आप अपनी साथ साथ करते जाएंगे। और 1 to 2 सब्जेक्ट की रिवीजन आप साथ साथ लेते जाएंगे, प्लस ऑप्शनल की, ठीक है। ऑप्शनल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ऑप्शनल में आपका जो टारगेट है ना, आपका टारगेट एटलीस्ट 300 का होना चाहिए, मतलब 250 प्लस का होना चाहिए आपका टारगेट। तो मतलब समझ जाइए कि आपकी चीजें हो जाएंगी क्लियर, मेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आपके पास टाइम बचता है अप्रैल एंड मई का। तो अप्रैल एंड मई की अगर हम बात करें तो रिवीजन ऑफ फर्स्ट फेज एंड सेकंड। ठीक है, इसके अलावा आपको कंप्लीट करना है जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है, जैसे गवर्नेंस रह गया आपका, है ना। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जो रह जाते हैं उसको करना है। ठीक है, अगर मैं PYQ की बात करूं, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए PYQ अगर आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको सॉल्व करना है तो 10 ईयर्स का कीजिए, है ना, 5 to 10 ईयर्स का कीजिए। और वो किसका करना है आपको, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इन्हीं के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। इसीलिए आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। PYQ किस सब्जेक्ट से करने हैं, पॉलिटी के करने हैं आपको, क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। टेस्ट सीरीज अगर आपको लगानी है तो टेस्ट सीरीज आपको इन कुछ अब मेंशन सब्जेक्ट्स की लगानी है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो है आपका वो है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स की आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। तो जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते जाएंगे आपको, न्यू जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको उसके नोट्स बना करके आप लिख लीजिए, है ना, उसको प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में वो ना आए। ठीक है, गोल्डन रूल्स की अगर मैं बात करूं, 8 मंथ्स में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो कुछ इस तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 आवर्स को अपने माइंड में रखो। 3R का मतलब है रीड, रिकॉल, रिवाइज। ठीक है, रीड करना है, रिकॉल करना है और उसे ही रिवाइज करना है। ठीक है, एवरी 15 डेज फुल सिलेबस रिविजन। देखो, हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, एग्जाम की प्रिपरेशन में हमें सिलेबस का लर्न होना बहुत जरूरी होता है। और जो यूपीएससी है, यूपीएससी का सिलेबस तो बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूंगी स्टार्टिंग के डेज में आप अपने सिलेबस को लर्न कर लो। तो आपको ये रहेगा, जब भी आप कोई टॉपिक देखोगे कहीं पे भी, चाहे करंट अफेयर में देखते हो या किसी स्टैंडर्ड बुक में देखते हो कोई भी टॉपिक, तो आपको उस टॉपिक को देख के ये पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक जो है मेरे सिलेबस में है ना। इसके अलावा अगर आप PYQ करते हो तो PYQ में भी आपको ये बात पता चल जाएगी कि सिलेबस में क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है या फिर कुछ चेंजेस हैं इसमें। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। वीकली या मंथली आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, प्लानिंग टूल भी बनाना है आपको वीकली एंड मंथली। अपना प्लान बनाओ, प्लान सेट करो, या तो वीकली कर लो या फिर मंथली कर लो। मेरी प्रायोरिटी वीकली पे रहती है क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं और हम इसे इनके टारगेट जो है ना कंप्लीट भी करते हुए चलते हैं। करंट अफेयर एंड स्टैटिक में लिंक करते हुए चलना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज को आपको टेस्ट सीरीज लेकर के नहीं चलना है बल्कि एग्जाम कंडीशन लेकर के चलनी है। जैसे एग्जाम हॉल में आप बैठे होते हो और वो सिचुएशन जो होती है ना, उसी तरीके से आपको लेके चलना है। मतलब आप एग्जाम बैठ करके दे रहे हो और शोर में दे रहे हो, एनवायरमेंट आपका नॉर्मल नहीं है, मतलब शांत नहीं है। ठीक है, तो कोई एग्जाम देने का मतलब नहीं, बिल्कुल शांत एनवायरमेंट में। और ऐसे दो एग्जाम जैसे कि आप सिविल सर्विसेज का एक्चुअल में एग्जाम देने के लिए आए हुए, बिल्कुल सीरियस होकर के और टाइम लिमिट के साथ। टाइम लिमिट के साथ ऐसे कि एग्जाम देने के लिए बैठे हो, टेस्ट मोबाइल में या टैबलेट में या लैपटॉप पे जैसे भी देते हो, टेस्ट देने के लिए बैठे हो, रील्स स्क्रॉल करने के लिए बैठ गए, इधर से उधर चले गए, अपना डिस्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे आप एग्जाम हॉल में हो वैसे ही आपको बैठ के टेस्ट देना है। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप टेस्ट देते हो उस टाइम आप लाइब्रेरी में हो तो ज्यादा बेटर होगा। अप्रोच की बात करूं तो नोट्स नहीं, नोट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है बल्कि रिवाइज पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिसिप्लिन स्टडी करनी है आपको, बिल्कुल सीरियस होकर के। ऐसा नहीं कि आप 12-14 घंटे 16 घंटे ऐसे बैठे हुए हो और उसमें से जो टाइम है आपका, फोकस है आपका, वो सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे। ये तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। ऐसा होता है कि 2 या 4 आवर्स होता है फोकस स्टार्टिंग में, तो मतलब बिल्कुल ध्यान लगता ही नहीं पढ़ाई में। और स्टार्टिंग में ना आपको ये भी प्रॉब्लम आएगी कि आपको ये लगेगा कि मैं मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सबके साथ होता है तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप जैसे भी स्टार्ट करो, स्टार्टिंग आपकी एनसीईआरटी से ही होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना ऐसे वर्ड्स आते हैं, जब आप स्टैंडर्ड बुक रीड कर रहे होते हो तो कुछ वर्ड्स आते हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इसीलिए मेरी सजेशन ये होगी कि स्टार्टिंग आप अपनी एनसीईआरटी से करो, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओ।
डिसिप्लिन स्टडी करनी है आपको, बिल्कुल डिसिप्लिन होकर के 4 आवर्स में कर लो पढ़ाई, है ना। जैसे आपने अगर 10 आवर्स का टारगेट लिया है तो 5 आवर्स में, है ना, बीच में एक ब्रेक ले लो। इतना तो देखो बैठना पड़ेगा, अपनी इतनी सिटिंग होनी चाहिए। ये आप ये सोचोगे कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 3 आवर्स का आप ले सकते हो ब्रेक। इतने कंसिस्टेंट होना जरूरी है। कंसिस्टेंसी तो हर चीज की है, मतलब आपके पास हर ताले की यही चाबी है, हर दरवाजे की यही चाबी है। हर दरवाजे खुलते हैं सिर्फ इसी चाबी से कि आप कंसिस्टेंट हो। क्योंकि अगर मैं प्रिपरेशन आज स्टार्ट करने का मैं बोल करके उसके बाद मैं आराम से बैठ जाती हूँ, कंसिस्टेंट नहीं हूँ, आज मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद 2 दिन बाद मैंने छोड़ दिया, 2 दिन नहीं होता वो जो 2 डेज होते हैं ना, वो 2 मंथ्स में कन्वर्ट होते हुए टाइम नहीं लगता। तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करें, जितना हो सके। गैप मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है, गैप 1 दिन का भी नहीं रखना है आपको। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, देखो फैमिली में कुछ कंडीशन हो जाती है कई बार कि हमें जाना पड़ता है, लेकिन तब भी उसको ना लेके चलो एक्स्ट्रा में, कि मैंने अगर 1 दिन वेस्ट किया है तो मुझे नेक्स्ट डे है ना उसे कवर करना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट के अलावा इसी टाइम वेस्ट में एक और चीज है, वो डे गैप तो है ही, इसके साथ साथ आपका परफेक्ट रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास। परफेक्ट रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना किन चीजों में, रिविजन, मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्रा बुक्स उठा ली, बुक कलेक्टर बन गए, ऐसा नहीं करना है। बुक की कलेक्शन नहीं करनी है, क्योंकि हमें लाइब्रेरी नहीं बनानी है। घर को लाइब्रेरी बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है। बुक लिमिटेड लो, ठीक है, लिमिटेड बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं बुक्स की बार बार रीडिंग एंड रिविजन, यही आपका एग्जाम क्लियर करवाएगी और कुछ भी नहीं करवाएगा। क्योंकि जितनी बार आप इन बुक्स को रीड करोगे उतनी बार आपको क्लैरिटी होगी, मतलब हर वर्ड को लेकर क्लैरिटी आती जाएगी। एक बार आपने कोई सेंटेंस रीड किया, नहीं समझ आया, सेकेंड टाइम सेंटेंस रीड किया तो आपको हो सकता है इतना पार्ट समझ आए, इतना समझ ना आए। थर्ड टाइम जब आप रीड करोगे, मतलब इतनी बार होता है, क्योंकि लक्ष्मीकांत मैंने 7 टाइम्स तो रीड की हुई है ना। तो ये बहुत नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसे मतलब इतनी बार रीड करना। तो एनसीईआरटी, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी में नोट्स तो बनते नहीं है, लक्ष्मीकांत के नोट्स बनते हैं। और मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं नोट्स बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर मैं करंट इश्यूज जो होते हैं उसे मैं ऐड करती चलती हूँ। ठीक है, करंट अफेयर जो होता है उसको ऐड करती चलती हूँ। ठीक है, या फिर कोई जैसे आर्टिकल बताया मुझे और वो रिसेंट में कोई आर्टिकल आया, तो उसको मैं क्या कर देती हूँ, कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, उसमें क्या अपडेट आया है वो मैं लिखती चलती हूँ। ठीक है, तो वही बात है, परफेक्ट रिसोर्सेज होने चाहिए, लिमिटेड बुक रखो और उन्हीं की रिवीजन आप मल्टीपल टाइम्स करते रहो। ठीक है, इसके बाद बात आती है पीटी की। आपका जैसे ही प्रीलिम्स हो जाता है, प्रीलिम्स के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपको पता है कि जो मेंस होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। ठीक है, तो इसके लिए जितनी आंसर राइटिंग करोगे उतना आपको लिखने की आदत बनेगी, आपकी राइटिंग स्किल्स इंक्रीज मतलब अच्छी होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं साथ साथ बोलूंगी एथिक्स जैसे कुछ एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स रह गए थे स्टार्टिंग में, मतलब अप्रैल एंड मई में भी क्लियर नहीं हो पाए थे, उनको आप इस टाइम कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शनल की तो प्रैक्टिस करते ही रहना है, ऑप्शनल ही ऑप्शनल है सब कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। और भी कुछ डाउट अगर आपको होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मैं अपनी बातों को और जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको और जो आपके डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर पाई, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ।